जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज की हमारी इस क्लास में हम वही राजस्थान साहित्य पर अध्ययन करने जा रहे हैं और वही हमारा अध्ययन चल रहा था। तो अपने यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान अध्ययन में क्या चल रहा था हमारा। राजस्थान साहित्य, और राजस्थान साहित्य में अपने बात करेंगे एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो। क्या आप इतनी बातें जानते हैं? नहीं जानते तो आज जानेंगे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? हाँ, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। 12वीं सदी में रचित वर्तमान उदयपुर में रखा गया ग्रंथ 18 खंडों में विभाजित, 18 खंडों में विभाजित 8 खंड चंद्र बरदाई, ये नहीं है, चंद्र बरदाई 6 खंड राजाबाई और 4 खंड जलहन। मैं आपको बताना चाहूंगा 16,306 छंदों का प्रयोग हुआ है। वीर रस और श्रृंगार रस का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। सारी बातें अपने लिखेंगे यहां पर। वीर रस व श्रृंगार रस का मिश्रण मिलता है। श्रृंगार रस जो डिंगल शैली में प्रयोग हुआ है, डिंगल शैली में, और वीर रस जो है यह पिंगल शैली में है, पिंगल शैली में है। आज आप लोगों की जो राजनीति विज्ञान है उसकी भी क्लास रहेगी, जिसमें भारतीय पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी जो है वो भी आपको 1.5 घंटे की क्लास लगाई जाएगी और लगातार चलेगी, ठीक है ना। जो और बाकी जो आपकी 25 तारीख से है हिंदी स्टार्ट हो जाएगी। ये जिनकी भी जिन विषयों की भी है, जो सारी आपको लाइव शेड्यूल है वो सारा बता रहा हूं मैं, जो जिसमें पढ़ने वाले हैं उन सभी के पॉलिटी, रीजनिंग और हिंदी, ये 25 तारीख से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। ध्यान रखना, जो जो जिस बैच में पढ़ने वाले हैं उनको बता रहा हूं। पृथ्वीराज रासो ये हमारा एक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो आप सभी भली भांति जानते हैं कि चंद्र बरदाई, राम राम ममता ढाका जी, मीनाक्षी जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो पृथ्वीराज रासो, रचयिता कौन? चंद्र बरदाई। वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट। 16,306 छंद, महत्वपूर्ण 72 छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रणाम कोटा से, बिल्कुल। 12वीं सदी में रचित है, वर्तमान उदयपुर में रखा गया ग्रंथ है, 18 खंडों में विभाजित है, बिल्कुल। श्रृंगार रस व डिंगल शैली नोट कर लो आप।
पिताजी सभी को नमस्कार। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से पता चलता है पता चलता है कि राजपूतों व चौहानों की उत्पत्ति राजपूतों व चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस ग्रंथ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्धों व महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासों में 16,306 छंदों का प्रयोग हुआ, जिसमें 72 छंद प्रमुख हैं। तो हम यहां पर आज पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रवीण चिराग खटीक जी, बिल्कुल। तो हम यहां पर जानते हैं कि वीर रस दोनों, महावीर चौधरी दोनों बताया है, वीर रस व श्रृंगार रस। क्योंकि श्रृंगार का यहां पर इसलिए वर्णन हुआ है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से प्रेम किया है। इच्छनी जो माउंट आबू की राजकुमारी से उनसे विवाह किया है, तो वहां पर फिर श्रृंगार की बातें भी तो होगी ना इसके अंदर। जो श्रृंगार रस है वो डिंगल शैली में प्रयोग हुआ है, और जो वीर रस है वो पिंगल शैली में प्रयोग हुआ है। ठीक है। हाँ, क्या बताएं, इसको नोट करो प्रिया जी। एक अपने और ग्रंथ पढ़ते हैं, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, जैसा मैंने आपको याद भी करवाया है और बताया भी है, यह जयानक भट्ट का है। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की युद्ध विजयों का वर्णन है। युद्ध विजयों का वर्णन है।
एक आप लोगों ने महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ा होगा और अभी शायद विवादित प्रश्न भी रहा है, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो जो है, इसमें क्या है, यह ग्रंथ है नरपति नाहले का। चार खंडों में विभाजित, गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया। कितने खंडों में है? 4 खंडों में है। किस भाषा में है? गोडवाड़ी भाषा में है। आपसे क्या पूछा जाएगा, किसका वर्णन हुआ है? विग्रहराज चतुर्थ, या इन्हीं को बोलते थे बिसल देव चौहान। बिसल देव चौहान व राजकुमारी राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ किताबें यहां पर कहती है कि श्रृंगार रस के साथ में यहां क्या दिया गया है, इसमें भी वीर रस का वर्णन भी हुआ है। लेकिन जहां तक आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आप लोगों को प्राथमिकता किसको देनी है? श्रृंगार रस को पहली प्राथमिकता देनी है। ये अपने दिमाग में बिठा लेना आप लोग। दूसरा, हाँ, चिराग खटीक सर, एप्लीकेशन में न्यू अपडेट सही है, क्या हो गया? सही नहीं है, अभी तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलने लग गया। मोनिका गर्ग जी नमस्कार। अभी यहां देखते हैं, और जैसे इसके 4 खंड करूं मैं, 1 2 3 4, यानी ये 4 खंडों में विभाजित है। इसमें क्या है? हाँ, बाबू गुज्जर लगेगी ना, नेवरी सर सही होते लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब 4 खंड है यहां पर। 4 खंड में क्या है देखो, पहले में बिसल देव व राजमती के प्रेम का वर्णन। दूसरे में बिसल देव का नाराज होकर उड़ीसा चले जाना। तीसरे में क्या होता है? राजमती के विरह का वर्णन। और चौथे में क्या है? राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री को वापिस घर ले जाना। यानी हम यहां पर देखते हैं कि बिसल देव जो रासो है, यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है राजस्थान के अंदर। दूसरा, हम यहां देखते हैं कि बिसल देव रासो जो है वो 4 खंडों में है। बिसल देव चौहान ही विग्रहराज चतुर्थ के नाम से विख्यात थे। चौहानों के प्रथम प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण कराया, कला व साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, और पहला चौहान शासक जिसने दिल्ली पर गया, हाँ, और वहां पर जाकर राज किया, ये ऐसा आदमी था जिसके बारे में एक रानी और है, हाँ, दो लुगाई। हाँ बाबू भैया, गड़बड़ है, दया पता लगाओ, आपसे पूछ सकते हैं। ललित विग्रहराज, उसके अंदर जो रानी थी उसका नाम इंदुमती था।
इसका नाम राजमती है। दोनों का चक्कर है भैया। पृथ्वीराज चौहान में भी आपको दो रानियां हैं, वो मुख्य रूप से याद रखनी है। संयोगिता, इच्छनी, कुछ तो गड़बड़ है, नोट करो। एक ग्रंथ है ललित विग्रह राज, किसका लिखा हुआ है? सोमदेव का। ललित विग्रह राज जो ग्रंथ है वो सोमदेव का है। इस ग्रंथ में बिसल देव चौहान व इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, या इसे ही बोलते थे इंदुमती, के प्रेम का वर्णन मिलता है। आजकल सीधी किताबें याद करने से पेपर पास नहीं होगा, ध्यान रखना, पूरी जानकारी रखना जरूरी है। पीडीएफ भी हर वीडियो के नीचे मिलती है। हाँ, संस्कृत पाठशाला जो थी अजमेर में, वो बिसल देव ने बनवाई थी, वो अलग मैटर है, वो इतिहास में पढ़ेंगे। एक ग्रंथ में आपको बता रहा हूं, मान चरित्र रासो, कवि नरोत्तम। इस ग्रंथ में हल्दी घाटी युद्ध का कारण राणा प्रताप द्वारा, राणा प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना बताया गया है। अब देखो, दो ग्रंथ आएंगे पेपर में, दो चीजें पूछी जाएगी। हाँ, खेमाराम परमार जी, अभी न तो कोई पेपर है न कोई और बात, वो भी हो जाएगा आपका भी, ठीक है ना। हाँ, सब्र को फल मीठो हुआ, सब चीजें होगी। अभी बात सुनिएगा कि प्रिंट ऑप्शन भी दे देंगे आपको। अरे क्या बोल रहा था मैं, पहले ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ लो, ठीक है। एक्स्ट्रा अलग से भी कोई कोर्स है, अगर आपको वो चाहिए तो वो ले लो। ये बताया हुआ है क्या संदीप कुमार जी? नहीं बताया हुआ, पूरा व्याख्यात्मक नहीं बताया हुआ, दो दो चीजें हैं वो सुनिएगा। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका जवाब होगा मुंतखाब उल तवारीख, जो हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन बताता है, उस इतिहासकार का नाम है अब्दुल कादिर बंदायूनी। अब्दुल कादिर बंदायूनी, जिसने महाभारत का फारसी अनुवाद रजबनामा के नाम से किया, और हल्दी घाटी युद्ध को उसने गोगुंदा का युद्ध बताया था। इसी प्रकार हल्दी घाटी युद्ध के बारे में वह दूसरा ग्रंथ कौन सा है जो जानकारी प्रदान करता है? वो है मानचरित्र रासो, ये है, ठीक है, नोट करो इसको।
एक ग्रंथ आता है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो जो है वो ग्रंथ है काशी संगानी का। इस ग्रंथ में 1644 ईस्वी में नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर शासक करण सिंह के मध्य हुए ऐतिहासिक मतीरे की राड का युद्ध वर्णन मिलता है। एक है सुजान चरित्र रासो। सुजान चरित्र रासो ये लिखा है जोगीदास ने। इसमें बीकानेर के शासक सुजान सिंह के इतिहास का, इसमें बीकानेर के शासक सुजान सिंह के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो रासो क्या होता है इसके बारे में हमने कल जाना था, और आज हम उन ग्रंथों के बारे में जान रहे हैं जिनके अंदर किस किस का वर्णन हुआ है। ठीक है, आ जाएगा पीडीएफ का डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, तो इसको नोट करो आप। अपने पास में एक ग्रंथ है राणा जी माफ करना, राणा रासो। किसका है? दयाल दास का। इसमें क्या है? इसमें बीकानेर शासक करण सिंह का इतिहास, बीकानेर शासक करण सिंह का इतिहास, ऐसे ही विजयपाल रासो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है ये। विजयपाल रासो नल सिंह, करौली के शासक विजयपाल का वर्णन मिलता है। करौली के शासक विजयपाल का वर्णन मिलता है। ऐसे ही है सगत रासो गिरधर
आसिया। मेवाड़ राज्य का इतिहास वर्णित। विजयपाल रासो, मुख्य रूप से आप को याद रखना है, ये भूलना मत, हाँ काम आएगा। महावीर जी वो नहीं है इसमें। राणा राज सिंह का इतिहास मिलता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक ग्रंथ आता है खुमान रासो दलपत विजय। मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का इतिहास। दूसरा आपको यहां याद करना है, खुमान रासो में मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का इतिहास, और चित्तौड़ पर प्रथम विदेशी आक्रमण मामू ने किया था। यानी एक मामू था अफगान का रहने वाला, उसने चित्तौड़गढ़ पर जो पहला आक्रमण किया था उसके बारे में भी खुमान रासो में वर्णित मिलता है। ठीक है ज्योति हाड़ा जी, आपकी पहली क्लास है। नेक्स्ट इसके अंदर अपने को याद रखना है एक कायम खां रासो, कायम खां और रासो। कायम खां रासो ये लिखा है जान कवि ने, जान कवि या इन्हें नियामत खां भी कहते हैं, नियामत खां। इस ग्रंथ में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मणों से बताई है। गोगाजी के वंशज करम सिंह का फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय धर्म परिवर्तन का उल्लेख बताया है। यानी इस ग्रंथ में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताई गई है। अब आप कहोगे कि यह बात तो बिजोलिया शिलालेख में कही गई है। बिल्कुल सही है, बिजोलिया शिलालेख में भी यह बात कही गई है,
ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वत्स गोत्र ब्राह्मण जो है इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये बात नोट लगाकर ये भी लिख लेना, बिजोलिया शिलालेख में भी कही गई है। बिजोलिया नोट लगा के लिखना यहां पर। बिजोलिया शिलालेख में भी वर्णित इतिहास है इनका, वत्स गोत्र ब्राह्मण। हाँ, तो हम यहाँ पर मुख्य मुख्य ग्रंथ पढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों को धीरे धीरे ये याद भी होते जा रहे हैं, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। रतन रासो, कुंभकर्ण, जालोर व जोधपुर शासकों के मध्य युद्ध का वर्णन। एक ग्रंथ पढ़ते हैं अपने, अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये है शिवदास गार्डन का ग्रंथ, शिवदास गार्डन। इसमें हम देखते हैं मांडू के सुल्तान, मांडू के सुल्तान व गागरोन शासक अचलदास खिंची के मध्य हुए युद्ध का वर्णन तथा अचलदास खिंची की वीरता का वर्णन वो यहां पर मिलता है। ऐसे ही आप लोगों ने ग्रंथ पढ़ा होगा शत्रुशाल रासो, शत्रुशाल रासो कवि डूंगरसी, इसमें बूंदी नरेश शत्रुशाल का इतिहास मिलता है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा भटवाड़ा का युद्ध, माधो सिंह और शत्रुशाल के मध्य हुआ था। शत्रुशाल का एक सेनापति था जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह, जिसे हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ कहते हैं। उसके बारे में भी जानकारी जो है हमें शत्रुशाल ग्रंथ में ही मिलती है, कवि डूंगरसी के द्वारा यह लिखा गया ग्रंथ है। हाँ,
गोगा जी के जो 17वीं पीढ़ी के वंशज थे वह कायम खानी मुसलमान कहलाए, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रतन रासो, कुंभकर्ण, जालोर व जोधपुर शासकों के मध्य का वर्णन है। अचलदास खिंचरी वचनिका, शिवदास गार्डन है। शत्रुशाल रासो कवि डूंगरसी है। नोट कर लीजिए इसको। होला मारूरा दुहा कवि कल्लोल। संत पीपा की पर्ची वचनिका में भी, हाँ हाँ। तो संत पीपा जो है वो प्रताप सिंह खिंची के नाम से विख्यात थे। गागरोन के राजा थे वो। डोड राजा बिजल देव के द्वारा जो है उसका निर्माण करवाया गया था। साफ नहीं दिख रहा है, ये थोड़ी हो रही है, सही दिख रहा है। हाँ, डिंगल साहित्य का पहला काव्य ग्रंथ भविष्य की गाथाओं का वर्णन। एक हम पढ़कर गए हैं मुख्य, हमीर रासो, सारंगधर, और किसके द्वारा लिखा गया है ये, जोधराज के द्वारा। इसमें रणथंभोर शासक हमीरदेव चौहान का इतिहास मिलता है, क्योंकि हमीरदेव चौहान वह शासक है जिन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए थे, 16 युद्ध जीते थे, एक युद्ध हारा था। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर महाकाव्य में इस बारे में, उनके बारे में बताया गया है। हाँ, पर्चो काटने गई थी, अब फ्री हुई हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। नोट कर लो ये।
अब हमारे पास में एक ग्रंथ आता है मारवाड़ रे परगना री विगत। उत्तर है आप सभी का मुहणोत नेणसी। इसकी तुलना आईने अकबरी ग्रंथ से की जाती है। इसे राजस्थान का गजेटियर या जेवर कहते हैं। सर्वप्रथम जनगणना के आंकड़े इसमें प्रस्तुत किए गए। और एक ऐसा ही ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ आप लोग और पढ़ते हैं, नैणसी ख्यात। मुहणोत नैणसी। इसकी तुलना बाबरनामा ग्रंथ से की जाती है। यह 1000 पृष्ठों में डिंगल भाषा में लिखा गया है। इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो ने कहा है कि इसमें केवल राजकीय इतिहास ही नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक इतिहास भी मिलता है। दूसरा जो नैणसी ख्यात है, मैं आपको बता देता हूं, जो ख्यात है वह 16वीं शताब्दी में चारण या भाट लिखा करते थे। नैणसी ख्यात यह एक अपवाद है। अपवाद होने का कारण क्या है कि मुहणोत नैणसी जो है वह एक ओसवाल जैन जाति का था, जो जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ शासक जो थे उनके दरबार में था। जसवंत सिंह राठौड़ जो है जोधपुर के राजा थे, जिन्होंने भाषा भूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत बोध नामक कई ग्रंथों की रचना की। और उन्हीं के दरबार में वीर दुर्गादास राठौड़ और मुहणोत नैणसी जैसे रतन थे। लेकिन जसवंत सिंह राठौड़ ने इनके ऊपर 1 लाख रुपए गबन का आरोप लगाया। तो कहा जाता है
कि 1617 ईस्वी में अपने भाई सुंदर सिंह के साथ में जोधपुर में जन्मे मुहनोत नैन्सी ने आत्महत्या फुलसरी महाराष्ट्र में की थी। जन्म जोधपुर और आत्महत्या फुलसरी महाराष्ट्र में 1617 में की थी। तो आप लोगों को यह याद होना चाहिए कि मुहनोत नैन्सी वह इतिहासकार है जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल से तुलना करते हुए राजपुताने का अबुल फजल कहा है। हमारे पास में नैन्सी के 2 ग्रंथ मिलते हैं, मारवाड़ प्रगनारी विगत और नैन्सी ख्यात, जिसके बारे में मेरे द्वारा आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। आप इसे नोट कीजिएगा। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि नैनसिरी ख्यात को प्रसिद्ध किसने किया, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इस ग्रंथ को प्रसिद्ध मुरारीदान ने किया। जोधपुर, पाली, सिरोही, मारवाड़ इतिहास का वर्णन मिलता है। ध्यान रखना, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है, ठीक है, जो तुर्की भाषा में है। और उस बाबरनामा में बाबर ने यह लिखा है कि भारत में 3 अभिशाप हैं, आंधी, गर्मी, लू। और बाबरनामा में ही बाबर लिखता है कि भारत मुझे आमंत्रित राणा सांगा ने किया था, जो कि केवल झूठ है, मिथ्या है। बाबरनामा में ही लिखा है कि भारत में जब वह आया था तब यहां पर भारतीय सैनिक जो है वो मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। यह भी उसकी एक कोरी कल्पना की गई है। और बाबरनामा में ही बाबर ने लिखा है कि राजस्थान में कमल के बाग का वर्णन किया है, जो धौलपुर जिले में स्थित है। इन्हीं सब बातों के साथ आज विदा लेते हैं और आज पॉलिटी की क्लासों का आप आनंद लीजिएगा। और कल से 25 तारीख से, सॉरी, कल मेरी छुट्टी रहेगी क्योंकि मैं थारी मैडम जी ने लेने जाऊं और क्या बोलिया कर है शादी में जा रहे हूं। तो सारी जो है क्लासा 25 तारीख को यथावत वापस स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।